7. अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल एसिड। अम्ल वो यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में रहता है। आरहेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ब्रॉन्स्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरीज थ्योरी, अम्ल वो पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, अम्ल वो यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्लों के उपयोग: 1. खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध, लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं आचार, एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य पेय, कार्बनिक अम्ल, अंगूर, टार्ट्रिक अम्ल, सेब, मौलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी, साइट्रिक अम्ल। 2. खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। 3. नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। 4. लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। नोट: कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए अपजैलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत: सिरका अम्ल, एसिटिक अम्ल, संतरा, सिट्रिक अम्ल, इमली, टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर, ऑक्सैलिक अम्ल, दही, खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल, नींबू, सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक, मैथेनाइक अम्ल, नेटल का डंक, मैथेनाइक अम्ल। कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में: HCl smaller than HNO3 smaller than H2SO4 smaller than CH3 COOH। अम्लराज एक्वा रीजिया, ये 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। ये सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। भस्म बेस, ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्म कहलाता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वो यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, वो यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, भस्म कहलाता है। भस्म 2 प्रकार के होते हैं। 1. जल में विलय भस्म, वैसा भस्म जो जल में विलय हो और क्षार कहलाता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आदि। 2. जल में अविलय भस्म, यह अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे ZNO, CuOH2, FeO, Fe2O3 आदि। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग: 1. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट Ca शॉर्ट ब्रैकेट OH2 ब्रैकेट क्लोज। 1. घरों में चूना पोतने में। 2. गारा एवं प्लास्टर बनाने में। 3. ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। 4. चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में। 5. जल को मृदु बनाने में। 6. अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में। पृष्ठ 339। 2. कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। 1. साबुन बनाने में। 2. पेट्रोलियम साफ करने में। 3. दवा बनाने में। 4. कपड़ा एवं कागज बनाने में। 5. कारखानों को साफ करने में। 3. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, पेट की अम्लीयता को दूर करने में। लवण साल्ट, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। NaOH प्लस HCl, एरो NaCl प्लस H2O। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग: 1. साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl, खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। 2. खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। 3. धोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। 4. कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। 5. पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है।
पीएच स्केल। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। पीएच बराबर -log ब्रैकेट H प्लस ब्रैकेट क्लोज। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वो विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वो विलयन क्षारीय होता है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान: समुद्री जल 8.4, रक्त 7.4, लार 6.5, दूध 6.4, मूत्र 6, शराब 2.8, सिरका 2.4, नींबू 2.2। 8. विलयन। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलय और विलायक, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे विलय कहते हैं। पृष्ठ 340। जिस विलायक का हाइड्रोइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वो उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का हाइड्रोइलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। विलायक का उपयोग: 1. औषधि के निर्माण में, 2. निर्जल धुलाई में, पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का, 3. इत्र निर्माण में, 4. अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों के निर्माण में। विलयन के प्रकार: 1. ठोस में ठोस का विलयन, मिश्र धातुएं जैसे पीतल, तांबा में जस्ता। 2. ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम में पारा का विलयन। 3. ठोस में गैस का विलयन, कपूर में वायु का विलयन। 4. द्रव में ठोस का विलयन, पारा में लेड का विलयन। 5. द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन। 6. द्रव में गैस का विलयन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। 7. गैस में ठोस का विलयन, धुआं, वायु में आयोडीन का विलयन। 8. गैस में द्रव का विलयन, कोहरा, बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन। 9. गैस में गैस का विलयन, वायु गैसों का मिश्रण। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर धुलाई जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विलेयता, सॉल्युबिलिटी। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। विलेयता बराबर विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणा 100। किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलय की प्रकृति पर, ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। विलेयता पर ताप का प्रभाव: सामान्यतः ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम साइट्रेट आदि। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। विलेयता पर दाब का प्रभाव: दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। विलयन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है, और जिसमें विलय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है।
सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वो उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। पृष्ठ 341। परिक्षेपण डिस्पर्जन। जब किसी पदार्थ के कण, परमाणु, अणु या आयन दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो ये क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। एक विषमांग पदार्थ निलंबन एवं कोलाइड। दो समांग पदार्थ वास्तविक विलयन। निलंबन सस्पेंशन। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते। ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। 2 कोलाइड। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण दूध, गोंद, रक्त, स्याही आदि। कोलाइड के विभिन्न प्रकार। सोल। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उसे सोल कहा जाता है। रबड़ के दास्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबड़ सोल से किया जाता है। जेल। वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित तो होते ही हैं पर उनमें प्रवाहता फ्लो नहीं होती है, जेल कहलाती है। जैसे जेली और जिलेटिन। एरोसोल। किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल का धुआं स्मोक कहा जाता है। जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। नोट: जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडों को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहलस एवं बेंजोसोल कहते हैं। पायस एमल्जन। जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित तो हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं तो इस कोलाइड को पायस कहते हैं। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस। कॉड लिवर तेल जिसमें तेल जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं भी पायस का उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने का पायसीकरण के रूप में साबुनों और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। झाग फॉर्म्स। द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन। इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। ये सबसे स्थायी एवं पारदर्शक होता है। ये आंख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। अपोहन डायलिसिस। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है अर्थात इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। ब्राउनी गति ब्राउनियन मूवमेंट। कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। ये गति कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर भागते रहते हैं, निर्भर नहीं करती है। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की श्यानता जितनी ही कम होती है एवं ताप जितना ही अधिक होता है ये गति उतनी ही तेज होती है। पृष्ठ 341। स्कंदन कोएगुलेशन। जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है। इसे स्कंदन कहते हैं। टिंडल प्रभाव। जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजरते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कण काली पृष्ठभूमि में आल्पिन की नोक की भांति चमकने लगते हैं। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर। वास्तविक विलयन। एक वास्तविक विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार व्यास 10⁻⁷ से कम रहता है। कोलाइडी विलयन
एक, कोलाइडी विलयन में पदार्थ विलय के कणों का आकार व्यास प्राय 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच रहता है। वास्तविक विलयन 2, इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं। कोलाइडी विलयन 2, कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। वास्तविक विलयन 3, इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते। कोलाइडी विलयन 3, ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। 4, इस विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है। कोलाइडी विलयन 4, इसका परासरणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है। 5, ये समांग तथा एकांगी प्रावस्था वाला होता है। कोलाइडी विलयन 5, ये विषमांग तथा 2 प्रावस्था वाला होता है। बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन, वो विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसिडेट तथा एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। विलयन का रंग, सूचक मिथाइल ऑरेंज, अम्लीय विलयन गुलाबी, क्षारीय विलयन पीला, उदासीन विलयन नारंगी। लिटमस, अम्लीय विलयन लाल, क्षारीय विलयन नीला, उदासीन विलयन बैंगनी। फिनाल फैथिलीन, अम्लीय विलयन रंगहीन, क्षारीय विलयन गुलाबी, उदासीन विलयन रंगहीन। 9, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4 में ए में रखा गया है। अपरूपता, एलोट्रॉपी, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो एवं भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं, एक हीरा एवं 2 ग्रेफाइट। हीरा के प्रमुख गुण हैं, 1, ये ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। 2, ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, ये किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3, इसके रवे घनाकार होते हैं। पृष्ठ 343। 4, इसका अपरिवर्तनांक 2.417 होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। 5, शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं, इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, 1, ये विद्युत का सुचालक होता है। 2, इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। 3, कागज पर रगड़ने पर ये उस पर काला निशान बना देता है, इसीलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकरित रहता है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। 1, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सह संयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी की सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहां n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के प्रमुख उदाहरण हैं। 2, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन C2H4 है। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन एथाइन कोष्ठक में C2H2 और H-C त्रिबंध यानी 3 बॉन्ड C-H है। 3,
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन C6H6 सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी संरचना वलय होती है जो निम्न है। यहाँ पे 2 संरचनाएं दी गई हैं। संबंधित चित्र के लिए अधिक जानकारी के लिए आप अपने संबंधित मित्र से या अपने सहयोगी से जान सकते हैं। पृष्ठ 344। समावयवता आइसोमेरिज्म। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं और प्रांत यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। एक संरचनात्मक समावयता, ये परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। 2 त्रिविम समावयवता, यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है। बहुलकीकरण पॉलीमेराइजेशन, जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तब इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर बहुलक कहते हैं। बहुलकीकरण की विशेषताएं। 1 इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। 2 किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता है। 3 बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं स्टार्च एवं सेल्यूलोज। प्लास्टिक प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है लाहा। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। 1 थर्मोप्लास्टिक एवं 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 1 थर्मोप्लास्टिक, ये गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। ये गुण इसमें सदैव मौजूद रहता है चाहे इसे कितनी बार ठंडा व गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलकीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनते हैं। उदाहरण पॉलिस्टाइरीन, पॉलिथीन, नायलॉन तथा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि। पॉलिथीन एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण पैकिंग थैलियां बनाने में होता है। पॉलीस्टाइरीन फेनिल एथिलीन के बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलों के कवर आदि बनाने में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट कवर आदि बनाने में होता है। 3 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये वो प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को तापदृढ़ बहुलक कहते हैं। उदाहरण बेकेलाइट तथा मेलामाइन। बेकेलाइट ये फिनॉल तथा फॉर्माल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। रबड़ 2 प्रकार का होता है। 1 प्राकृतिक एवं 2 संश्लिष्ट। प्राकृतिक रबड़ ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये थर्मोप्लास्टिक है। वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबड़ का उपयोग दस्ताना, ग्लव्स, रबर बैंड्स बनाने में किया जाता है। रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। पृष्ठ 345। संश्लिष्ट रबड़ सिंथेटिक रबड़। 1 नियोप्रीन। 2 क्लोरोब्यूटाइडाइन के बहुलकीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, इंसुलेटिंग मटेरियल, विद्युत तार से इलेक्ट्रिक केबल, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। 2 थाइकॉल, ये दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो डाइक्लोरोईथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक, सॉल्वेंट स्टोरेज टैंक आदि बनाने में किया जाता है। नोट: थाइकॉल रबड़ को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशे फाइबर्स, वो श्रृंखला युक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, रेशे कहलाते हैं। रासायनिक रेशे नायलॉन,
नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के लॉन से मिलकर बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। ये एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह ग्रेटर देन CONH2 कोष्ठक समाप्त प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन कोष्ठक में -H2 कोष्ठक समाप्त समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोऑक्सिलिक अम्ल कोष्ठक में -COOH कोष्ठक समाप्त के 2 समूह हों। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था जिसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 ईस्वी में महिलाओं के लिए जुराबें इससे बनाई गईं। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने में, जाल में, पैरासूट के कपड़ा में, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में होता है। रेयॉन सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज कागज की लुगदी या काष्ठ को लिया जाता है। इसे सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्सल्फाइड से उपचारित करते हैं। इसके बाद उसे सेल्यूलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिएस्टर इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लिष्ट करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल कोष्ठक में -OH समूह युक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोऑक्सिलिक कोष्ठक में -COOH कोष्ठक समाप्त समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोऑक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं, इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलिएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पाल, नौकाओं का पाल बनाने में, अग्निशमन के प्रयुक्त हौज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संक्षारण कोरोएशन नहीं होता है। इनका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे अपघटित होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। पृष्ठ 346। पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम प्रायः प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टॉलेशन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिसे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। पेट्रोलियम का उत्पाद 1. पेट्रोलियम प्रभाजों के नाम: प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। ताप परिसर 30 C से नीचे। कार्बन अणुओं की संख्या C1 से C4 तक। उपयोग रसोई गैस के रूप में। 2. पेट्रोल या गैसोलीन। ताप परिसर 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C5 से C10 तक। उपयोग ईंधन, मोटर एवं स्पिरिट के रूप में। 3. नेफ्था। ताप परिसर 100 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C7 से C12 तक। उपयोग संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में। 4. किरासन तेल, केरोसिन ऑयल। ताप परिसर 175 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C10 से C15 तक। उपयोग लैंप एवं स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में। 5. डीजल। ताप परिसर 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C16 से C20 तक। उपयोग डीजल इंजन में ईंधन के रूप में। 6. स्नेहक तेल, लुब्रिकेंट ऑयल। ताप परिसर 350 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C20 से C30 तक। उपयोग स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में। 7. पेट्रोलियम जेली। ताप परिसर 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस। कार्बन अणुओं की संख्या C30 से C35 तक। उपयोग स्नेहक एवं दवा बनाने में। 8. पाराफीन मोम। ताप परिसर 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। कार्बन अणुओं की संख्या C35 से C40 तक। उपयोग मोमबत्ती एवं जलरोधी बनाने में। 9. कोलतार। ताप परिसर अवशिष्ट।
कार्बन अणुओं की संख्या, अवशिष्ट, उपयोग, सड़क बनाने में। 6. ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीडेशन, विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेश का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे Na धन प्लस E ऑक्सीकरण, Fe प्लस E ऑक्सीकरण। अवकरण रिडक्शन, विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेश का घट जाना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। जैसे Cu++ प्लस 2E एरो Cu अवकरण, Cl2 प्लस 2E एरो Cl- अवकरण। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, अर्थात जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है। इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अवकारक, रिड्यूसिंग एजेंट और रेड्यूक्टेंट, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। कुछ प्रमुख अवकारक हैं H2CO, H2S, SO2, C, SnCl2 आदि। ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, जिस पदार्थ का अवकरण होता है अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक हैं O2, O3, H2O2, HNO3, KMNO4, K2Cr2O7 आदि। ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस अम्ल HNO2 आदि। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या वो संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु पर आवेशों की संख्या को बताती है। यदि उस अणु या आयन से शेष सभी परमाणुओं को संभावित आयनों के रूप में अलग कर दिया जाए, जैसे Mn की ऑक्सीकरण संख्या KMNO4 में KMNO4 एरो +1 प्लस X प्लस ब्रैकेट -8 ब्रैकेट क्लोज बराबर 0, X-7 बराबर 0, X = 7। अतः KMNO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या 7 है। ऑक्सीकारक, वो पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। अवकारक, वो पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। ऑक्सीकरण, वो अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है, ऑक्सीकरण कहते हैं। अवकरण, वो अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, उसे अवकरण कहते हैं। पृष्ठ 300